नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पर गौचर पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या जाने का ऐलान एक बार फिर से कर दिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गौचर में आयोजित नंदा गौरा महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने बीआरओ गेस्ट हाउस गौचर से मेला मैदान तक रोड शो भी किया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह अपनी कैबिनेट के साथ जल्द ही श्री राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इसके पहले 2 फरवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इसे आगे कर दिया गया, जहां वर्तमान में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है। सीएम ने बताया कि जल्द ही मैं पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जाऊंगा। उत्तराखंड में नई आबकारी नीति को लेकर कांग्रेस का संग्राम देखने को मिला है, जहां कांग्रेस की तरफ से कई आरोप भी लगाए गए हैं। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कैबिनेट में लाई गई आबकारी नीति पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में शराब की बोतलों पर लगाए जाने वाले होलोग्राम पर भी प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया है। करण महरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त साल 2019 को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि इससे पर्यावरण को गंभीर खतरा है। लेकिन उत्तराखंड आबकारी विभाग लगातार मनमानी करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रधानमंत्री के निर्देश के खिलाफ बढ़ावा देने का काम कर रहा है। करण महरा ने आगे कहा कि आबकारी विभाग ने 20 अगस्त साल 2023 को ही उत्तराखंड में शराब की बोतलों में लगने वाले होलोग्राम का टेंडर निकाला, जिसमें उन्होंने प्लास्टिक युक्त 36 माइक्रोन का होलोग्राम लगाने की मांग रखी, जबकि इस पर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में उत्तराखंड आबकारी विभाग प्लास्टिक युक्त होलोग्राम को प्रदेश से पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने इस पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की है। सरकार के इस निर्णय की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं, बीजेपी के संगठन से भी कहना चाहता हूं, 2022 के चुनाव से ठीक पहले आपने राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा तो करी, लेकिन इलेक्शन के बाद जिस तरीके की निरस्ता आपने गैरसैंण में सत्र बुलाने में दिखाई है, वो निश्चित ही निंदनीय है और ये शहीदों का अपमान है। सरकार के इस निर्णय की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं, बीजेपी के संगठन से भी कहना चाहता हूं। तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां गंगा जी का पवित्र जल कलश पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ है। तो उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से बसंत पंचमी पर्व पर गंगोत्री धाम में अक्षय तृतीया कपाट उद्घाटन के अवसर पर दिव्य कलश में भरा पवित्र गंगा जल देव डोलियों के सानिध्य में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और भोले के जयकारों के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि ये पवित्र जल गंगा जल साल भर जय दुर्गे पशुपति भवन उत्तरकाशी में ज्वाला ज्योति से पूजा जाता है और उसके बाद हर साल बसंत पंचमी पर्व पर महाशिवरात्रि जलाभिषेक के लिए काठमांडू जाता है। बताते हैं कि 10 पीढ़ियों से विश्व शांति सनातन धर्म को जोड़ने वाले
और पूज्य महाराज महेंद्र प्रताप के पूर्वजों ने नेपाल और भारत के संबंधों और परंपरा को बनाए रखने के लिए यह दिव्य कलश यात्रा निकाली जाती है। महाराज महेंद्र प्रताप के ब्रह्मलीन गुरुदेव श्री लक्ष्मी नारायण महाराज जी ने अपने जीवन काल में 45 साल तक इस परंपरा को बनाए रखा है, जहां पिछले 11 सालों से महेंद्र प्रताप महाराज की तरफ से परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां उपनल संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो अल्मोड़ा में समान कार्य का समान वेतन की मांग पर उपनल कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करके चौघन्ना पाट के गांधी पार्क में प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार पर उपनल कर्मियों के साथ दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनसे सरकार कर्मचारियों की तरह काम लिया जा रहा है, जिसे वह सही तरीके से अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद भी उन्हें मामूली वेतन देकर उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। कर्मचारियों ने कहा कि वह हाईकोर्ट के निर्णय को लागू करने, उपनल कर्मचारियों के वेतन में 20% बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता देने और 5 साल से अधिक समय तक कार्य करने पर पद सृजित करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है, ये आंदोलन जारी रहेगा। हम उपनल कर्मचारी हैं और विगत 10-12 वर्षों से हम प्रदेश में अपनी सेवाएं देते हुए आ रहे हैं, जिसमें सरकार ने हमारी आज तक जितनी भी मांगे हैं, मतलब जो हम अभी 10 वर्षों से कार्य कर रहे थे, तो उसमें सरकार हाईकोर्ट के द्वारा जो नियमावली बनाई गई, बनवाने के लिए कहा गया सरकार से, तो सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई, जिसमें उन्होंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उसको अपने हाई कोर्ट के फैसले को वहाँ दोबारा से वो कर दिया बेंच पे। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि सरकार उसको तो देहरादून में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। देहरादून में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सचिवालय में कूच किया। बताते चलें कि पुलिस मुख्यालय के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि बार बार विभाग उनके वेतन को बढ़ाने का आश्वासन दे रहा है, मगर उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने चेतावनी दी है कि जल्द अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी प्रमुख जो मांग है वो मानदेय वृद्धि की है और हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। और पूरे प्रदेश में जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, लगभग 35,000 आंगनवाड़ी वर्कर हैं, और सरकार की जो भी योजनाएं चलती हैं वो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा ही धरातल पर उतारी जाती हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो या मलिन बस्तियां हो। उसमें हमारी सारी जो आंगनवाड़ी बहनें हैं वो अपनी सेवाएं दे रही हैं और बहुत ईमानदारी से वो काम करती हैं, लेकिन अपने घर का जो उनका आर्थिक व्यवस्था है और उनका भरण पोषण है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि कम से। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हल्द्वानी की, जहां पर हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद लगे कर्फ्यू में ढील दी गई है। नैनीताल के डीएम वंदना सिंह ने दंगा प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू में ढील देने के आदेश दिए हैं, जिससे कि लोग अपने रोजमर्रा की जरूरतों का सामान ले सकें। इस दौरान जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। आदेश के तहत बनभूलपुरा क्षेत्र के गोजाजाली रेलवे बाजार FCI गोदाम परिसर में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक की ढिलाई दी गई है। इसके अलावा बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढिलाई बरती जा रही है। यहां सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक ही कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालांकि इस दौरान इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद रखी गई है। प्रशासन की तरफ से दुकानों को जरूरी सामान भी मुहैया कराया जा रहा है।
आदेश के मुताबिक कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड या यूनिवर्सिटी की परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र दिए जाने के बाद परीक्षा अवधि में बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है और डीएम की ओर से संबंधित अधिकारियों को आदेश की कॉपी भी भेज दी गई है। ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में कर्फ्यू अभी चल रहा था और उसमें अगले दिन से ही दूध राशन, क्योंकि लोग मुंह से नहीं निकल पा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो दूध राशन, गैस, सब्जी, फल, सभी जो जरूरी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनको मौके पर ही जाकर घर घर उपलब्ध कराया जा रहा है। हम लोग किसी एक कोने में जाकर जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, लोगों को अंदर सूचना देते हैं कि भाई आप लोगों को जो सामान अपनी ज़रूरत का लेना है वो आप आएँ और अपना सामान ले लें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, यहाँ पर मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी खुलवा दिए गए थे उसी दिन से। हमने दे दी है, बाकी में हमने सब अच्छे से कर रखा है। यहाँ डेली आ रही है, डेली जा रही है, 3 से 4 टाइम दूध, सब्जी, सब मतलब सब अच्छे से मिल रहा है। प्रशासन का फुल सपोर्ट है, हम लोगों का भी है। बाकी अब जिन लोगों ने जो करना था वो तो करके चले गया, वो फोन थे क्या नहीं वो सब लोग देख रहे हैं, बट ये है कि मैम ने काफ़ी सपोर्ट करा है और कर ही रही है शुरू। तो जो भी रहा होगा मैं उस समय मौके पे नहीं था, लेकिन अभी की स्थिति पूरी सामान्य है और प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से इस क्षेत्र की मदद की है। और मैं तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां हर की पैड़ी में भिखारियों ने अपना कब्जा जमा रखा है, जिसको लेकर प्रशासन की कार्रवाई भी नाकाम साबित नजर आ रही है। तो हरिद्वार में हर के पैड़ी पर जमा रहने वाले भिखारियों की भीड़ श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है, जहां हजारों की तादाद में भिखारी जमा रहते हैं, जिसे प्रशासन चाहकर भी हर की पैड़ी क्षेत्र से भिखारी मुक्त नहीं बना पा रहा है। दरअसल हर की पैड़ी को विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है, लेकिन यह क्षेत्र भिखारियों का गढ़ भी कहा जाने लगा है, क्योंकि साल भर यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और दान करते हैं। जहां दान के लिए श्रद्धालु भोजन, कपड़े और पैसे दान करते हैं, इसी दान दक्षिणा के लालच में हरिद्वार में भिखारियों की संख्या बढ़ गई है। वहीं प्रशासन हर की पैड़ी से हटाए जाने के लिए समय समय पर भिखारियों को कार्रवाई करता है, लेकिन भिखारियों को रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कार्रवाई बेअसर साबित होती नजर आ रही है। साथ ही भिखारी मुक्त बनाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई नाकाम साबित भी हो रही है। उसमें देखिए फ्यूचर में और वो उन चीज़ों को भी कंसिडर किया जाएगा। जब कॉरिडोर में ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी समावेश उसमें मिलेगा, तो इन्हीं चीज़ों को लेके ही तो ये कॉरिडोर की परिक्रमा की जाएगी, वो बढ़ाया जाएगा उसको बाद में। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इस दौरान जगह जगह पर छापेमारी भी की जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग फ्री देवभूमि साल 2025 के लक्ष्य को साकार बनाने के लिए पुलिस का अभियान लगातार जारी है। प्रदेश भर में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति पर 100% अंकुश लगाने और नशाखोरी के खिलाफ पुलिस की धरपकड़ लगातार जारी है। प्रदेश के विभिन्न जिले के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी पुलिस कंधे से कंधा मिलाकर अभियान को सफल बनाने की दिशा में काम कर रही है। देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया है कि ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस जगह जगह नशा तस्करों की धरपकड़ कर रही है। ऐसे में उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाई जा सके, जिससे ड्रग फ्री देवभूमि साल 2025 का लक्ष्य साकार हो सके। नहीं, देखिए हमारी तो लगातार तकरीबन हर फ्रंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो जो इसमें अभियुक्त लिप्त हैं तो उनकी गिरफ्तारी का हो, बरामदगी का हो, और तीसरी जो अहम चीज़ है कि अवेयरनेस का भी, जो हमारी विभिन्न टीमें हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रही हैं, और विशेषकर हमारी जो ANTF है, एंटी नार्कोटिक्स। तो बुलेटिन के आखिरी में बात चमोली की कर लेते हैं, जहां एक वाहन गहरी खाई में जा गिरा। तो चमोली के में जोशीमठ सलुग डूंडा मोटर मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक मैक्स वाहन पंगनो गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में एक महिला समेत 2 सवारों की मौत हो गई, जबकि 5 सवार घायल हो गए। इस दौरान जोशीमठ कोतवाली पुलिस और SDRF की टीम ने घायलों को रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू की। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें
एबी स्टार न्यूज।